सुबह, दोपहर और शाम तीनों वक्त बहुत ही सुविधापूर्वक पूरी फैमिली पेट भर खाना ठूस पा रही है तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानो, क्योंकि बहुतों को ये नसीब नहीं। कईयों को तो एक वक्त का भी नसीब नहीं होता, उन्हें खाने के लाले पड़ जाते हैं। इसलिए आप जिस भोजन का भोग कर रहे हैं उसकी कीमत समझिए, उसकी अहमियत जानिए कि उस भोजन को ज़मीन से आपके टेबल तक पहुंचाने में कईयों की मेहनत है। मुझे क्रिश्चियन फैमिली का प्रे करने का तरीका पसंद है। खाने से पहले पूरी फैमिली हाथ जोड़कर प्रे करती है कि हे ईश्वर, इस खाने के लिए आपका धन्यवाद, इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना, आमीन। तो हमें भी इसी तरह अपने हर खाने से पहले प्रे करना चाहिए। हमारा प्रे करना खाने की रिस्पेक्ट करना दर्शाएगा। और हाँ, प्रे करने के लिए आपको धार्मिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप धार्मिक नहीं हैं, भगवान में विश्वास नहीं रखते, तो आप अपने प्रोवाइडर के नाम पर प्रे कर सकते हैं, यानी कि वो जो आपको खाना प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि आपके पेरेंट्स। आप प्रे कर सकते हैं कि मैं इस खाने के लिए अपने पेरेंट्स का शुक्रगुजार हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इस खाने के लिए कितना खून पसीना बहाया है समझता हूँ, और अपने पेरेंट्स के सुखद और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। इसी तरह हमें अपने प्रोवाइडर के नाम पर प्रे करके उनका धन्यवाद करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि यही बिल्कुल सही तरीका है प्रे करने का, कि जो हमें खाना प्रोवाइड कर रहा है सीधा उसके नाम पर प्रे करना, ना कि किसी काल्पनिक गॉड लाइक एंटिटी के नाम पर। लेकिन अगर आप भगवान के नाम पर प्रे करते हैं, देन डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ द रीज़न बिहाइंड डूइंग सो, एंड द रीज़न शुड बी टू रिस्पेक्ट एंड वैल्यू योर फूड। सो रिस्पेक्ट एंड वैल्यू योर फूड, यही सबसे बड़ा मैसेज मुझे ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज से मिला। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, अ क्लासिकल जैपनीज़ एनिमेटेड मूवी। कार्टून लगने वाली ये मूवी बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये मूवी बड़ों के लिए है, बड़ों में भी बड़ों के लिए, यानी कि मैच्योर लोगों के लिए। मैच्योर लोग ही मूवी की मैच्योरिटी और सीरियसनेस को समझ पाएंगे। ये मूवी दरअसल एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट और ट्रेजिक स्टोरी को पोर्ट्रे करती है, जो आपको सैड और डिप्रेस फील करा देगी। मूवी का टोन सीरियस है और इसका एहसास मूवी के बिल्कुल शुरू में ही हो जाता है, जब मूवी के शुरू होते ही मेन कैरेक्टर की मौत हो जाती है। और फिर मूवी पीछे पास्ट में जाती है कि पास्ट में ऐसे क्या क्या इवेंट्स हुए जिससे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जान गंवा देने वाले इस सिचुएशन में पहुंचा। तो शुरू में ही मुख्य किरदार को मार देना और फिर दिखाना कि कैसे वो मरा, ये अपने आप में ही काफ़ी सैड और डिप्रेसिंग मूवी प्रेमिस है, जिसे और ज़्यादा सैडफुल और डिप्रेसिंग बनाने की कोशिश की गई है जब मेन कैरेक्टर के मरने के बाद उसकी आत्मा दूर से अपने पास्ट के उन वर्स्ट मोमेंट्स को वॉच करती है। मानो ये तरीका इस कैरेक्टर की बेबसी, हेल्पलेसनेस को जताने के लिए अपनाया गया हो कि देखो ये कैरेक्टर कितना बेबस है, लाचार है। ये बस अपने बुरे पलों को दूर से सिर्फ देख सकता है, उन्हें बदल नहीं सकता। और इसके ऐसे हालात इसके लिए किसी पनिशमेंट से कम नहीं है, क्योंकि कोई क्यों ही अपने जीवन के सबसे बुरे पलों को वापस जीना चाहेगा। उन्हें याद करने भर से ही मानसिक पीड़ा होगी। और यहाँ तो सीता के मरने के बाद उसकी आत्मा को भी मानसिक पीड़ा दी जा रही है, जिससे आप समझ सकते हैं कि मूवी का टोन कितना सीरियस है। दोस्तों, मूवी के शुरू में ही मेन कैरेक्टर को मरता हुआ देखकर मैंने मन ही मन कहा कि यार, इस तरह की मूवी बिगिनिंग का अप्रोच कौन रखता है। ऐसे तो ये मूवी एक तरह से स्पॉइल हो गई। अब आगे जो कुछ भी होगा उसमें ज़्यादा सस्पेंस और थ्रिल नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि आखिर में हमारे हीरो की मौत हो जाने वाली है। सो शुरू में ही मेन कैरेक्टर को मार देना और फिर दिखाना कि कैसे वो मरा, ये सही तरीका नहीं है। लेकिन मूवी ख़त्म करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ नॉट आवर टिपिकल मूवी दैट सिंपली मेड टू एंटरटेन अस। नो, इट्स मोर देन अ मूवी। देयर इज़ मोर टू इट दैन जस्ट एंटरटेनिंग अस। इट हैज़ सीरियस एंड प्रोफाउंड मीनिंग्स। माई बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम द मूवी इज़ टू रिस्पेक्ट एंड वैल्यू योर फूड, because throughout the film we see our main characters Seta and Setsuko struggle for the food, and ultimately they die of starvation and malnutrition. इनके पास खाना खरीदने के पैसे थे, लेकिन वॉर लाइक इमरजेंसी सिचुएशन में पैसों की कीमत नहीं थी। सारी चीज़ें राशन और ज़रूरी सामानों के लेन देन से मिलने लगी, और जब सीता के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा तो उसे मजबूरन चोरी का सहारा लेना पड़ा। दूसरों के खेतों में घुसकर अनाज चोरी करता
और जिन घरों पर हवाई हमला होने वाला रहता, लोग अपनी जान बचाकर अपने घरों से दूर भागते, वहीं श्वेता उन घरों में जाकर अपनी जान को जोखिम पर रखकर बचे कुचे ज़रूरी सामान इकट्ठा करता। लेकिन ये सब पर्याप्त नहीं था। आखिर में श्वेता और सेत्सुको की मौत हो गई। इनकी मौत जंग के हमले से नहीं, बल्कि सही और पर्याप्त खाना न मिलने से हुई। भूखमरी ने इनकी जान ली। अगर इन्हें पौष्टिक और पर्याप्त भोजन मिलता तो हालात इतने गंभीर नहीं होते। सो देयरफॉर रिस्पेक्ट एंड नो द वैल्यू ऑफ योर फूड। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर फूड? द वैल्यू ऑफ योर फूड इज़ योर लाइफ। दोस्तों, मूवी के अंदर ऐसा दिखाया और बताया गया है कि श्वेता एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता था। श्वेता के फादर एक नेवल ऑफिसर थे और वार से पहले पूरी फैमिली खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन वार के बाद हालात इतने गंभीर हुए कि पूरी फैमिली को अपनी जान गंवानी पड़ी। वॉर ने पूरी फैमिली को ही निगल लिया। और भाई, मूवी का ये बिल्कुल शुरू वाला सीन जिसके अंदर श्वेता ज़िंदगी की आखिरी सांस लेता है। यहाँ हम श्वेता की तरह कई और बच्चों को देखते हैं जो प्रोबेबली मर चुके हैं या मरने वाले हैं। इस सीन से मुझे यही समझ में आया कि वर्ल्ड वार 2 में सिर्फ श्वेता ही नहीं था जिसके साथ इतना कुछ बुरा हुआ। श्वेता की तरह कई और बच्चे थे जिन्होंने अपनी और अपने परिवार की जान गंवाई। वॉर ने कईयों की ज़िंदगी तबाह कर दी। इसलिए हम इस फिल्म को एक एंटी वॉर फिल्म कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म वॉर को मुख्य रूप से विलन बनाने की कोशिश नहीं करती है। ये फिल्म दरअसल एक सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसमें भले ही श्वेता के करैक्टर की मौत हो जाती है, लेकिन रियल लाइफ में श्वेता का करैक्टर सरवाइव कर गया और अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराने लगा कि अगर उसने पास्ट में कुछ अलग फैसले लिए होते तो आज उसकी बहन जिंदा होती। अलग फैसले जैसे अगर वो हमेशा अपनी बहन के साथ वक्त गुजारने के बजाय बाहर कोई काम ढूंढकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता, या फिर कम से कम घर के कामों में अपनी आंट की मदद करता, तो उसकी आंट उसे खरी खोटी ना सुनाती और फिर वो अपनी आंट का घर छोड़कर बाहर शेल्टर में रहने ना जाता और आज शायद उसकी बहन जिंदा होती। इन्हीं बातों का श्वेता को अफसोस है और इसी अफसोस को जताने के लिए और इससे डील करने के लिए उसने अपने आप को भी अपनी आत्मकथा में मृत घोषित कर दिया कि मानो एक तरह से उसकी भी मौत हो गई जब उसकी बहन की मौत हुई। अब दोस्तों, भले ही श्वेता अपने आप को दोषी ठहराए, लेकिन मैं श्वेता को दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि आखिर में श्वेता एक 14 साल का बच्चा ही था और मुझे उसका अपनी बहन की ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखना और अपनी आंट के घर से बाहर निकलना भी समझ आता है। श्वेता के फादर दूर जंग में तैनात थे और फिल्म के शुरू में ही उसकी मां की मौत हो जाने के बाद उसकी 4 साल की बहन का श्वेता के अलावा और कोई नहीं था। देयरफॉर श्वेता अपनी बहन का ज़्यादा ध्यान रखता था, हमेशा उसके साथ रहने की कोशिश करता था। और दोस्तों, श्वेता अपनी आंट के घर से बाहर ये सोचकर निकलता है कि उसे बस कुछ ही दिनों के लिए बाहर शेल्टर में गुजारा करना है, फिर उसके फादर आ जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बेचारे को क्या पता था कि इसके फादर की न जाने कब की मौत हो चुकी थी। और जब इसे इस बात का पता चला तो उसी दिन इसकी बहन सेत्सुको की भी मौत हो जाती है। और भाई, ये वाला सीन फिल्म का सबसे डिप्रेसिंग सीन था, जो मुझे ही नहीं किसी को भी डिप्रेस कर देगा जब एक नन्ही सी जान को बेजान होते हुए देखोगे। श्वेता की बहन सेत्सुको एकदम मरने के कगार पर है और इस आखिरी समय में भी हम सेत्सुको का अपने भाई की केयर करते हुए देखते हैं। सेत्सुको अपने भाई को फूड ऑफर करती है कि भैया आप भी एक राइस बॉल खाइए ना। और भाई, ये देखकर मैं अंदर से टूट गया, क्योंकि सेत्सुको जिसे राइस बॉल समझ रही थी वो दरअसल एक पत्थर था, जो देखकर मैं समझ गया कि सेत्सुको का ये आखिरी समय है और इस आखिरी समय में उसे हेलुसिनेशंस आ रहे हैं, जिस वजह से वो पत्थर को भी खाना समझ रही है। लेकिन दोस्तों, श्वेता ये नहीं समझ पाया और इस आखिरी वक्त में वो अपनी बहन को अकेला छोड़कर बाहर उसके लिए खाना बनाने चला गया, जो खाना न तो बाद में वो खा पाया ना उसकी बहन सेत्सुको ने। सेत्सुको के मरने के बाद हमें दिखाया जाता है कि सेत्सुको तब क्या क्या करती थी जब वो शेल्टर में अकेले पड़ जाती थी, जहां हम उसे शायद मिट्टी के राइस बॉल बनाकर खाते हुए देखते हैं, जो देखकर मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि आखिर क्यों सेत्सुको रात को पेट दर्द होने से चिल्लाती थी। और ये पेट दर्द उसे तब भी थे जब वो अपनी आंट के घर में रहती थी, जिसका मतलब है कि सेत्सुको बहुत पहले से ही मिट्टी खा रही थी। और भाई, बच्चे वैसे ही मिट्टी खाते हैं, तो सोचिए तब कितना मिट्टी खाएंगे जब वो बहुत भूखे हों।
खैर दोस्तों, श्वेता और सेत्सुको के साथ जो कुछ हुआ उसमें अपने आप को रखकर इमेजिन करना भी मेरे लिए इमेजिनेबल नहीं है। और इसके लिए फ़िल्म भले ही वॉर को दोषी न ठहराए, श्वेता अपने आप को दोषी ठहराए, लेकिन मैं तो वॉर को ही मुख्य दोषी ठहराता हूँ। क्योंकि अगर वार ना होता तो श्वेता के पेरेंट्स जिंदा होते और श्वेता और सेत्सुको को न बेघर होना पड़ता और ना ही उन्हें भूखमरी से अपनी जान गंवानी पड़ती। इसलिए वॉर ही फिल्म का मेन विलन है। और कुछ लोग तो श्वेता की आंट को फिल्म का विलन मान सकते हैं क्योंकि फिल्म की सबसे बुरी कैरेक्टर वही लगती है। लेकिन मेरी नज़र में श्वेता की आंट इतनी भी बुरी नहीं थी हालातों को देखते हुए। हालात ऐसे थे कि हर इंसान खुदगर्ज और कमीना बन जाएगा, और मुझे श्वेता की आंट इतनी भी खुदगर्ज और कमीनी नहीं लगी कि मैं उसे फिल्म का मेन विलन बता दूं। हाँ, भले ही वो श्वेता सेत्सुको को हमेशा खरी खोटी सुनाती, उन्हें खाना कम देती, इनडायरेक्टली उन्हें बोझ बताती, पर डायरेक्टली कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और कुछ बातें तो मुझे इसकी ठीक भी लगी, जैसे हमेशा अपनी बहन के साथ वक्त गुजारने के बजाय कोई काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से श्वेता को कम से कम घर के कामों में अपनी आंट की मदद करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ करते हुए नहीं दिखा। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मैं श्वेता को कामचोर बोल रहा हूँ। फिल्म में हमें वो अपनी आंट को बताते हुए दिखता है कि आंटी, पहले मैं जिस स्कूल में पढ़ाई करता था और जिस फैक्ट्री में काम करता था वो दोनों बमबारी में तबाह हो चुका है। इससे हमें ये मालूम चलता है कि श्वेता काम भी करता था और पढ़ाई भी, पर माँ के मरने के बाद अकेला पड़ जाने से वो अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए हमेशा उसके साथ वक्त गुजारता। तो ना तो श्वेता और ना ही उसकी आंट सेत्सुको की मौत की जिम्मेदार थी। जिम्मेदार बुरे हालात थे जो क्रिएट किया था वॉर ने। तो वॉर ही सबसे बड़ा दोषी, सबसे बड़ा विलन है, जिसके चलते हमें इतनी सारी ट्रेजेडी देखनी पड़ी। ये फिल्म शुरू से अंत तक सैड और डिप्रेसिंग है। इसे आप मज़े से अपने दोस्तों के साथ पॉपकॉर्न खाते हुए नहीं देख सकते। ये फिल्म मज़े देने के लिए नहीं बनी है, बल्कि सज़े देने के लिए बनी है। जब मैंने फ़िल्म को फर्स्ट टाइम देखा था तो मेरी आंखें गीली होने के बजाय सूख गईं और मेंटली मैं कहीं खो सा गया, और बार बार यही थॉट्स आ रहे थे कि क्या होता अगर मैं इस सिचुएशन में होता। और जब मैंने मूवी को सेकंड टाइम देखा तो इसने इमोशनली और ज़्यादा हिट किया। खैर, मूवी पूरी ही डिप्रेसिंग नहीं थी। मूवी के आखिर में हमें एक हैप्पी सीन देखने को मिलता है, लेकिन वो हैप्पी सीन भी एक तरह से सैड सीन ही होता है। दरअसल हम श्वेता और सेत्सुको को साफ़ सुथरे कपड़े और हेल्दी बॉडी में एक साथ खुशी से किसी बगीचे में बैठा देखते हैं, लेकिन असल में वो श्वेता और सेत्सुको नहीं बल्कि उनकी आत्माएं होती हैं। और उनकी आत्मा को एक साथ खुश दिखाकर शायद ये फिल्म उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहती थी कि मरने के बाद वो जहाँ भी होंगे एक साथ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज मूवी कैसी है, किसे देखना चाहिए और क्या संदेश देती है, आपको मैंने बताया। परंतु एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगा कि मूवी का सबसे बड़ा संदेश है अपने भोजन का आदर करना और उसकी कीमत समझना, जो कि है आपकी ज़िंदगी। दोस्तों, फिल्म के अंदर दो लोगों की दो बातों पर वीडियो के आखिर में बात करना चाहूँगा। पहली बात है श्वेता की आंट की, जो फिल्म में हमें कई बार कहते हुए मिलती है कि श्वेता, तुम्हारे तो फादर नेवी में हैं और ऐसे वक्त में सैनिकों को ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन वो फ़ायदा मिलते हुए मैंने फिल्म में नहीं देखा कि सरकार ने श्वेता की फैमिली के लिए कुछ किया, बल्कि सरकार ने तो ये तकलीफ़ उठाना भी उचित नहीं समझा कि श्वेता के फादर की मौत की खबर उसे पहुंचा दे। वो तो श्वेता को खुद जाकर मालूम चला कि आखिर क्यों उसके फादर उसके किसी खत का जवाब नहीं दे रहे थे। दोस्तों, इस सिचुएशन से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वर्ल्ड वार 2 में जापान के कई लोग मारे गए, सरकार ने उनकी गिनती करनी भी छोड़ दी। क्या नियम, क्या कानून, कुछ भी सही से काम नहीं कर रहा था। दूसरी बात जिसने मेरा ध्यान खींचा, फिल्म के शुरू में हवाई हमले से जब श्वेता और आसपास के सभी लोगों का घर तबाह हो जाता है, तब एक आदमी हंसते हुए कहता है कि चलो अच्छा है कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसका घर तबाह हुआ, हा। जो सुनकर मुझे अजीब सी हंसी छूटी कि ये देखो, एक गांडू ऐसा भी है जिसे इस बात का दुख नहीं है कि इसका घर तबाह हो गया, बल्कि इसे इस बात की खुशी है कि इसके साथ साथ बाकियों का भी घर तबाह हो गया। सैडली ऐसे गांडुओं से ही दुनिया भरी है और मैं कुछ अलग नहीं हूँ, मैं भी इन्हीं गांडुओं में से ही हूँ। मुझे भी दूसरों की खुशी देखकर जलन होती है और उनके दुख और पीड़ा को देखकर सांत्वना मिलती है, ये जानते हुए भी कि ऐसे हालात में एक सभ्य व्यक्ति को कहना चाहिए कि चलो मेरा जो नुकसान हुआ सो हुआ, कम से कम बाकियों का तो नुकसान नहीं हुआ।
और इस केस में हम दूसरों से सहायता भी ले सकते हैं। परंतु अगर सबका नुकसान हुआ हो, सभी लोग एक ही डूबती हुई नाव पर सवार हों, तो ऐसे में कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं कर सकता। और वैसे भी खुद का जो नुकसान हुआ है वो दूसरे के नुकसान होने या न होने से बदलने वाला नहीं है। इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट देना कि चलो अच्छा है कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसका घर तबाह हुआ है, इज़ विकेड, इमोरल। बात करें फिल्म के टाइटल की, द ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, जिसका हिंदी में अर्थ है जुगनुओं का कब्र, तो आखिर फिल्म को इस तरह का टाइटल देने के पीछे का रीज़न क्या है, चलिए जानते हैं। फिल्म के अंदर हम सेत्सुको को जुगनुओं के लिए कब्र खोदते हुए देखते हैं और वो अपने भाई से क्वेश्चन करती है कि भैया जुगनू इतनी जल्दी क्यों मर जाते हैं। दोस्तों, जुगनू का जल्दी मर जाना, ये स्टेटमेंट सेता और सेत्सुको के जल्दी मर जाने को दर्शाता है। और सेत्सुको को आसमान से गिरने वाले फायर बम रात के समय दूर से देखने पर जुगनू लगते थे, उन्हें वो जुगनू समझती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि वो दरअसल फायर बम है जो इनडायरेक्टली उसके मौत का कारण बना। अगर हम फिल्म का पोस्टर देखें तो यहाँ पर जितने भी राउंड शेप के येलो ग्लो है वो जुगनू है और ओवल शेप वाले ग्लो फायर बम। सो जुगनू मतलब सेता और सेत्सुको, जिनकी जुगनू की तरह जल्द ही मौत हो गई और उनके मौत का कारण बना सेत्सुको की नज़र में जुगनू लगने वाले वो फायर बम जो कब्र के समान थे। और इस तरह फिल्म का टाइटल पड़ा जुगनुओं का कब्र, मतलब ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज।